हाँ, तो बाजू में दी गई आकृति में क्या गलत है ढूंढो। तो देखिए यहाँ पे यह वायर जो है खंडित है, चालक तार खंडित है तो भी बल्ब जल रहा है, ये गलत है। और इसमें भी यहाँ जुड़ा नहीं है ऋणाग्र से, और यहाँ जुड़ा तो है अच्छे से लेकिन बल्ब ही नहीं जल रहा है, ये गलत है। और यहाँ चालक तार के बीच में रबड़ का टुकड़ा लगाया गया है, तो रबड़ तो से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो भी बल्ब जल रहा है, ये गलत है। यहाँ कह रहा है बी सी डी में बल्ब क्यों नहीं जला, तो बी में यहाँ तार तो खंडित हो गया है, अखंडित नहीं है, खंडित हो गया यानी टूटा हुआ है, इसलिए नहीं जल रहा है। सी में भी टूटा हुआ है, सी में भी टूटा हुआ है। और डी में क्या है, एक ही अग्र पे जोड़ा गया है, लाइव और न्यूट्रल दोनों। अब चालक और विद्युत रोधी, तो जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है उन्हें चालक कहते हैं। इनमें से सरलतापूर्वक विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मीन्स वही जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और विद्युत रोधी, जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं हो सकती, ऐसे पदार्थों को विद्युत रोधी कहते हैं। पदार्थ चालक या विद्युत रोधी क्यों होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो चालक है, और नहीं तो विद्युत रोधी है। तो हमारा शरीर विद्युत चालक क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर की प्रतिरोधकता कम है, या उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश दोनों हैं, इसलिए। तो इसका समांतर क्रम में संयोजित किए गए प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए संबंधित सूत्र का निगमन करो। तो हम लोग जो है ये समांतर क्रम वाला अभी पढ़े थे कि प्रतिरोध R1 R2 और R3 का एक सिरा एक जगह लाके और दूसरा सिरा दूसरी जगह लाके जोड़ दें, तब वो जो है समांतर क्रम हो जाता है। बाकी जैसे परिपथ की आकृति थी वैसे ही है, या सेल है ये, और इसका धन सिरा कुंजी, यहाँ मीटर, यहाँ वोल्ट मीटर, और ये धारा के प्रवाह की दिशा, ये प्रतिरोधों के समांतर क्रम का संयोजन है। माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को, R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधों को बिंदुओं C और D के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। माना तीन प्रतिरोधों को C और D के बीच समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। परिणामी प्रतिरोध Rp है तथा बिंदुओं C और D के मध्य प्रयुक्त किया गया विभवांतर भी है। प्रतिरोधों R1 R2 R3 में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्रमशः I1 I2 I3 है। यानी इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा I1, इसमें I2, इसमें I3। और किससे नापते हैं? हम मीटर से नापते हैं। इसमें I1, इसमें I2, इसमें I3। तो समांतर क्रम संयोजन में I बराबर I1 धन I2 धन I3। ओम के नियमानुसार जैसे V बराबर IR होता है ना, ये तो I बराबर क्या हो गया? V बराबर IR। तो हमें I चाहिए तो R को इसके नीचे करना होगा। V बराबर V बटे R बराबर I। तो ये इसका परिणामी RP है, तो ये I बराबर V अपान RP। तो अब जैसे उसमें रखे थे, हमें इसमें मान रखना है I1 का ना, तो I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2, I बराबर I3 बराबर V बटा R3। तीन मानों को समीकरण एक में रखने पर I की जगह यह है V अपान RP,
और I1 की जगह V/R1 धन, I2 की जगह V/R2 धन, I3 की जगह V/R3। तो ये जो है V बाहर ले लिया, तब यहाँ 1 बचा, 1/RP। ऐसे यहाँ V बाहर लिया तो 1/R1, यहाँ 1/R2, और यहाँ 1/R3। V से कट गया तो जो बचा उतार लिया। अब ये तो जो है 3 प्रतिरोध का है, जब ज़्यादा होगा तो ऐसे ज़्यादा जोड़ते जाएंगे, यानी 1/RP बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3, जितना होगा धन 1/R1। अब यदि दिए गए प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाएं तो श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाएं तो प्रत्येक प्रतिरोधक में से समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान विद्युत धारा। लेकिन जब यही समांतर क्रम में रहेगा तो प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरे के मध्य विभवांतर समान होता है, यानी समांतर क्रम में विभवांतर समान और यहाँ समान विद्युत धारा। दूसरा देखिए, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध संयोजन के सभी प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। परिणामी जो है इसमें क्या था, RS, तो RS बराबर क्या था, R1 धन R2 धन R3, वही लिखा है। परिणामी प्रतिरोध संयोजन के सभी प्रतिरोधों के योगफल, मतलब R1 धन R2 धन R3। और इसमें प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का परिणामी प्रतिरोध का प्रतिलोम, यानी RP है ना पैरेलल का, तो इसका प्रतिलोम क्या हुआ, 1/RP। प्रतिलोम संयोजन के सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के प्रतिलोमों के योगफल के बराबर होता है। तो पहला प्रतिरोध R1 था तो उसका प्रतिलोम जो है 1/R1, दूसरा R2 था तो प्रतिलोम 1/R2, तीसरा R3 था तो प्रतिलोम 1/R3, फिर तीनों को जोड़ दिया। फिर तीसरा नंबर, संयोजन के दोनों सिरों के मध्य प्रयुक्त विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के मध्य प्रयुक्त विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। और इसमें प्रत्येक प्रतिरोधक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा प्रतिरोधक प्रतिलोमानुपाती और परिपथ में से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में से स्वतंत्र रूप से होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होता है। जैसा आपने देखा अभी I बराबर I1 धन I2 धन I3। चौथा, प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजन का परिणामी प्रतिरोध उस संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है। तो जैसे वहाँ था कि RS बराबर R1 धन R2 धन R3, मतलब RS क्या है, तीनों का जोड़ है। जब तीनों का जोड़ है तो कोई एक लेंगे R1 तो RS से तो छोटा होगा, R2 लेंगे तो भी RS से छोटा होगा, R3 लेंगे तो भी RS से छोटा होगा। ऐसे यहाँ प्रतिरोधकों के समांतर क्रम का संयोजन का परिणामी प्रतिरोध उस संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है, यानी जो RP है वो R1 से कम होगा या R2 से भी कम होगा या R3 से भी कम होगा। लास्ट, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। इसमें परिपथ का प्रतिरोध कम करने के लिए समांतर क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है।